हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज है अपना डे 3 सर, ठीक है। पूरी 7 डेज की ये सीरीज है और उसके बाद आप बहुत आसानी से अच्छे से पेपर कर पाओगे सर, ठीक है। तो जो लोग भी 3rd सेमेस्टर में हैं उनकी जो 4th यूनिट है, जिसे हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या गैसियस स्टेट कह लो उसे सर आप, ठीक है। आज उस पे पूरी हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं, कायदे से समझेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे जाके BDKD BSc आप सर्च कर लेना सर, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पूरी वीडियोस आप देख डालिए और उसके बाद जाके मस्त तरीके से पेपर दे आइए सर, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है मेन फ्री पाथ। क्या है दोस्त? मेन फ्री पाथ। क्या ये होता है? मेन का मतलब होता है औसत, फ्री का मतलब स्वतंत्र और पाथ का मतलब होता है रास्ता सर, ठीक है। लैम्डा से इसे लिखते हैं सर, ठीक है। अब देखो, हम लोग छोटे क्लास में उन्होंने पढ़ रखा, जो गैसों के अणु होते हैं वो अंधाधुंध गति करते हैं, सारी दिशाओं में गति करते हैं। अब जाहिर सी बात, जब गति होगी तो टकराएंगे भी, सारी चीजें होंगी। तो जब वो गति करेंगे, आराम से समझिए, फ्री पाथ का मतलब जो वो अंधाधुंध गति कर रहे हैं उसे हम लोग कहेंगे फ्री पाथ। लेकिन जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम लोग औसत निकाल लेते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि इस साल BSc का रिजल्ट 15% गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोगों ने खूब, लोग कहते नहीं 86% लोग पास हो गए। क्यों भैया 86% हम लोग क्यों कह रहे हैं? ये हम लोगों ने एक औसत निकाला। अगर हम सबका बताएंगे बैठ के कि इनके इतने थे, इनके इतने थे, इनके इतने थे, जे सब अलग अलग थोड़ी बताओगे, बैठ के लाखों लोग हैं। तो जब चीजें बहुत होती हैं तो उनका औसत निकाल लेते हैं। उसी तरीके से गैसों के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे कण हैं, तो अब सबका अलग अलग थोड़ी निकालेंगे बैठ के, तो हम सबका औसत निकाल लेते हैं। उसे ही हम लोग कहते हैं मेन फ्री पाथ, यानी गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं लगातार, तथा दूसरे गैस मॉलिक्यूल से लगातार टकराते रहते हैं। दो लगातार टक्करों या कोलिजन बोल देते हैं उसी को इंग्लिश में, दो लगातार टक्करों के बीच किसी गैस मॉलिक्यूल के द्वारा चली गई दूरी को फ्री पाथ कहते हैं। और जब हम लोग इनका औसत निकाल लेते हैं तब हम लोग उसे मेन फ्री पाथ कहते हैं। यानी गैस के जो कण है वो लगातार गति करेंगे, टकराएंगे, दो टक्करों के बीच की दूरी को हम लोग फ्री पाथ कहेंगे, और उनका जब औसत निकाल लेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे मेन फ्री पाथ। सबको पता है भैया फ्री पाथ निकालने का तरीका क्या होता है? मेन औसत निकालने का तरीका क्या होता है? कक्षा 1 में सिखाया जाता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सबको जोड़ दो, एडिशन ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। मान लिया 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, कोई का इसका एवरेज निकालो। कैसे निकालोगे? सबको मेरे भाई जोड़ देंगे और 1 2 3 4 है तो 4 से भाग दे देंगे, ऐसे ही तो औसत निकलता है। तो हमने मान लिया जो मॉलिक्यूल है वो कैसे गति कर रहे हैं। देखो भाई, माना किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए जो फ्री पाथ है वो λ1, λ2, λ3 डैश 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 λn है, तो भैया तब मीन फ्री पाथ क्या निकलेगा? λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 सबको जोड़ दिया, n है तो n से भाग दे दिया। इसी को हम लोग कहेंगे मेन फ्री पाथ सर, ठीक है। लैम्डा से लिखेंगे, या फिर लैम्डा के लिए एक और फार्मूला होता है ईटा। जरा देखिए, लैम्डा बराबर, इसे भी आप याद करें, लैम्डा बराबर होता है ईटा √3 अपॉन PD। ये भी गैसों के लिए फार्मूला होता है। इसमें ईटा क्या है? ईटा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ गैस। सर जी, ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता, कि कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है सर, ठीक है। तो श्यानता गुणांक कह लो उसे सर, ठीक है। P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस, कितना दाब है, और D क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस, यानी कितना घनत्व है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके साथ साथ एक और फार्मूला भी होता है, लैम्डा बराबर डिस्टेंस कवर्ड बाई 1 गैस मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन। तो जितनी दूरी उसने तय करी है वो आपको छोटे क्लास में भैया पढ़ाया जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। तो जरा इसे आराम से समझो, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम मेरे भाई 1 सेकेंड हो जाए, 1 सेकेंड, तो जो दूरी होगी वही वेलोसिटी होगी, यानी जो डिस्टेंस होगी वही वेलोसिटी होगी। तो ये डिस्टेंस को हमने लिख दिया वेलोसिटी से, यानी एवरेज वेलोसिटी b बार लिख दिया, और नंबर ऑफ कोलिजन इतने होंगे √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n बार b बार। सर जी, ये डायरेक्ट कहां से उठा ला है? इसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हमने आपको लिख के दिखाया। यानी एक फार्मूला ये भी होता है, लैम्डा बराबर b बार अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n बार b बार। सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। n बार क्या है, सिग्मा क्या है, b बार क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। n बार नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सिग्मा कोलिजन डायामीटर है मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर है वो मेन फ्री पाथ पे क्या पड़ता है। यानी जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे या फिर प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा लैम्डा के ऊपर। बहुत आसान है, इसे हम लोग आराम से समझेंगे। देखो भाई,
फार्मूला होता है पीवी बराबर एनआरटी। गैस समीकरण है, सबको पता है भैया, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन क्या है मोलों की संख्या, आर गैस नियतांक है और टी क्या है टेम्परेचर है, सबको पता है मेरे भाई, ठीक है। और एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग लिख सकते हैं एन बटे में n0, जिसे हम लोग भार बटे अणुभार कहते हैं, या फिर प्रारंभिक मतलब सबसे पहले खर्च होने वाले मोल बटे में प्रारंभिक मोल। तो n बराबर हम लोग लिख सकते हैं n अपॉन n0। यहां पे हमने लिख दिया n क्या है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, n0 क्या है आवोगाद्रो संख्या है। आवोगाद्रो संख्या क्या होती है? आवोगाद्रो संख्या होती है कि एक मोल में 6.023 गुणे 10 की घात 23 ग्राम होते हैं मेरे भाई, ये है आवोगाद्रो संख्या। अभी आपका इसका कोई काम नहीं है, पेपर आपका है तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। आपको क्या करना है, पीवी बराबर एनआरटी और एन बराबर होता है एन अपान n0। अगर हम लोग यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पीवी बराबर एन अपान n0 आरटी, ठीक। एन और बी को हम लोगों ने एक साइड कर लिया, बाकी हमने एक साइड कर लिया। एन अपॉन वी को हम लोग लिखेंगे एन बार, हमने यहां लिख के दिखा दिया। एन अपॉन वी क्या कहता है, एन बार कहलाता है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। जरा यहां देखो यार, एक मिनट रुको, अगर वी का मान 1 हो जाए तो एन बार का मान किसके बराबर हो जाएगा, जितने मॉलिक्यूल हैं उसी को तो हम लोग एन बार कहेंगे। तो वी का मान कितना है 1 है सर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पे एन बार का मान निकाल लिया। जब हमने एन बार का मान निकाल लिया तो हमने फिर ये वाला फार्मूला लिखा लैम्डा बराबर जो ऊपर लिखा हुआ था। अब यहां पर आप अगर आराम से देखोगे तो जो एन बार है, देखो यहां पे एन बार जो है, ठीक है, ये है एन बार, ठीक। और ये कहां, ये एन बार है। लैम्डा का जो मान है वो एन बार के बटे में लिखा हुआ है। बटे का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती। जब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान कम हो जाएगा, ठीक। और एन बार के सामने लिखा हुआ है पी, तो हम सामने लिख दे रहे हैं पी। एन बार के उल्टे पे लिखा हुआ टी, तो हम लोग उल्टे पे लिख दे रहे हैं टी। ये देखो सर, यानी अब आप समझो, एन बार बढ़ेगा तो लैम्डा का मान कम हो जाएगा, एन बार बढ़ेगा तो प्रेशर पी का मान भी बढ़ जाएगा। यानी कोई कहे प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है, तो भैया जाहिर सी बात इस फार्मूले में सामने सामने लिखा हुआ है। तो प्रेशर बढ़ाने पर एन बार का मान भी बढ़ जाता है और एन बार बढ़ने पर मेन फ्री पाथ कम हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर उल्टा लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एन बार का मान कम हो जाता है और जब इसका मान कम होगा तो इसका मान बढ़ जाता है, ठीक है। इसे आराम से समझो, मेरा बोलना आपके लिखने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लो भैया, मेरा बोलना आपके लिखने के डायरेक्ट, यानी जितना ज्यादा हम बोलेंगे आप उतना ज्यादा लिखोगे, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करना चिलबाजी करने के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतनी कम चिलबाजी कर पाओगे सर। कई बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ चिलबाजी कर लेते हैं, वरना रियलिटी यही चिलबाजी कर रहे हैं मतलब पढ़ाई नहीं कर पाए। तो डायरेक्टली का मतलब क्या है, तो इस तरीके से हमने लिख के दिखा दिया कि ये डायरेक्टली है और ये इनवर्सली है। यहां पर लिख के दिखा दिया कि अतः मेन फ्री पाथ का मान प्रेशर के डिक्रीज होने पे बढ़ जाता है, जबकि टेम्परेचर के बढ़ने पर मेन फ्री पाथ का मान बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमने इसे पूरा डिटेल कर दिया है। उसके बाद अगला टॉपिक है कोलिजन डायामीटर। कोलिजन डायामीटर क्या होता है, सरल भाषा में कहते हैं कोलिजन मतलब होता है टकराना और डायामीटर मतलब होता है व्यास। अब व्यास क्या होगा, लो मान लिया दो गैस मॉलिक्यूल आपस में टकराए, ये देखो दो गैस मॉलिक्यूल आपस में टकराए तो जो इनके न्यूक्लियस यानी इनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है उससे हम लोग कोलिजन डायामीटर कहते हैं और सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दो कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी को कोलिजन डायामीटर कहते हैं। इसे सिग्मा के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। सिग्मा का मान H2 के लिए इतना होता है, O2 के लिए इतना होता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से कोलिजन डायामीटर क्या, अबे यार क्या कहते हैं उसे, नहीं रेडियस का दुगना, त्रिज्या का दुगना डायामीटर होता है। तो यहां से यहां तक रेडियस, तो इसकी रेडियस, इसकी जाहिर बात दो लोग टकराएंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लो, डायामीटर हो जाएगा भाई, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो अगर मान लिया, अरे यार वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर लंबाई 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो उसे कहते हैं 1 cc। 1 cc का मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेंटीमीटर एक है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में उपस्थित सभी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने कोलिजन होंगे उनकी संख्या को ही हम लोग कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, आराम से समझो। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। जैसे हम लोग छोटे थे, हम हमेशा कहानी बताते हैं, हम छोटे थे तो हम एक बार पढ़ने जा रहे थे, हम बहादुरगंज में पढ़ा करते थे, तो हमने देखा वहां पर एक आंटी जो है वो रखे हुए हैं रिक्शे के ऊपर लात और हाथ में उनके चप्पल, रिक्शे वाले के पढ़ने ही वाली है। कोई भी बुरा ना माने, जो हमारा जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं।
तो फिलहाल तो मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि हमें लेट हो रहा था, लेकिन अगर वो चप्पल उनके पड़ी होगी तो 1 सेकंड में जितनी चप्पलें पड़ी होंगी वो उस चप्पलों की आवृत्ति होगी। सरल भाषा में कोई भी काम जो 1 सेकंड में होता है वो उसकी आवृत्ति है। तार है भाई, पकड़ के बांध के खींच दिया, 1 सेकंड में जितने कंपन करेगा उसकी आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, जैसे हम लोगों के घरों में जो लाइट आती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 50 चक्कर प्रति सेकंड, या फिर आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज भी होता है। ठीक है भाई, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी है? जितने भी टक्कर 1 सेकंड में हो जाएंगे। सरल भाषा में कहते हैं तो एक यहां पर हम लोग सेकंड नहीं मान रहे हैं, हम लोग यहां पे वॉल्यूम को आधार बना के चल रहे हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जितने भी गैस मॉलिक्यूल होंगे उसमें जितनी भी टक्करें आपस में होंगी उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और हम लोग उसे एनसी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एनसी से। सर ठीक है, ये हमने देखिए यहां लिख भी दिया। टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकंड टाइम होना चाहिए और 1 cc वॉल्यूम होना चाहिए। पर जितने चक्कर कह लो, यहां पे तो हम लोग टक्कर होगी बात, तो जितने टक्करें होंगी उसे हम लोग कह देंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहां पे हमने लिख दिया है एक गैस मॉलिक्यूल के द्वारा 1 सेकंड में कोलिजन की संख्या इतनी होती है, तो Z बार बराबर होगा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर B बार N बार। कहां जो डाला है? ऊपर फार्मूला लिखा हुआ था, लैम्डा बराबर B बार अपान, वही तो संख्या है, ये वही वाली संख्या यहां पे लिखी हुई है। 1 सेकंड में n बार नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा दिए गए कोलिजन की संख्या कितनी होगी? तो 1 सेकंड में अगर n बार है तो n बार से इसकी गुणा कर देंगे तो पूरा सेम आ जाएगा। n बार की बात कर रहे हैं तो इसकी हम लोग n बार से गुणा कर देंगे, यानी n बार पहले 1 था, अब n बार का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रत्येक कोलिजन में 2 गैस मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, अतः 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 लोग टकराते हैं, Z का मान इतना है तो 1 के लिए आधा हो जाएगा। किसी का भी आधा करना होता है 2 से भाग दे देते हैं। 10 का आधा कितना? 5, क्योंकि 2 से भाग दिया, 10 बटा 2। तो ऐसे ये टोटल थी संख्या, इसे हमने आधे यानी 2 से भाग दे दिया हमने। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे आप बटे में √2 कहां से ले आए? लो भैया, इसे 2 से भाग जब दोगे आप ऐसे करके, जब आप इसे 2 से भाग दोगे तो 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बटे में आ जाएगा √2, और ये कहलाएगी मेरे भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर कोई कह दे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सेम कंडीशन है। ये देखो भाई, n बार nc का मान किसके? b बार के समानुपाती है, और b बार यानी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है √8 RT अपान m। सर जी ये फार्मूला कहां से उठा ला है? अभी इसी वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा 3 तरीके की वेलोसिटीज होती हैं। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, BRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला इतना होता है, और b बार के सामने t लिखा हुआ है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो b बार बढ़ेगा, और जब b बार बढ़ेगा तो देखिए b बार के सामने nc लिखा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मान भी बढ़ता जाएगा। सर ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अतः कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अतः टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका मान भी बढ़ता जाता है। सेम अगर हम प्रेशर की बात करें तो देखिए यहां पे क्या, nc का मान, यह फार्मूला है, nc का मान n बार के समानुपाती है, और n बार का मान होता है Pn0/RT, ऊपर निकाल चुके हैं। P बढ़ाएंगे तो n बार बढ़ेगा, और n बार बढ़ेगा तो nc बढ़ेगा, यानी P का मान बढ़ने पर nc का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मान बढ़ता जाता है। उसके बाद आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। क्या होती है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज? मेरे भाई 3 वेलोसिटीज आपको पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहली जो वेलोसिटी वो हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया एवरेज कैसे निकालते हैं। बहुत सारी वेलोसिटीज को आपस में जोड़ दो, जितना नंबर है उतने से भाग दे दो। लो भैया, हमने क्या किया, इतनी सारी वेलोसिटी ले ली, b1 b2 b3 b4 डैश 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 bn, और n से हमने भाग दे दिया। सर ठीक है, ये कहलाएगी एवरेज वेलोसिटी। मैक्सवेल ने जो इसके लिए इक्वेशन दी वो ये होती है, b बार बराबर √8 RT अपान m, जो अभी हमने ऊपर यूज की है। सर ठीक है, दूसरी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हम लोग BRMS कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। सबसे पहले आपको वेलोसिटीज का वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, वेलोसिटीज का स्क्वायर कर दिया, फिर उनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए सबको जोड़ के n से भाग दे दिया, फिर उनका रूट भी निकालना तो उनके ऊपर √, लगा दिया, तो इसे क्या कहेंगे, रूट मीन यानी औसत, और स्क्वायर तो लगा ही हुआ, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से कहते हैं। मैक्सवेल ने इसके लिए इक्वेशन दी n बराबर या म्यू बराबर √3 RT अपान m। ठीक है, एवरेज वाली के लिए 8 RT अपान m था, याद रखिएगा, और इसके लिए है 3 RT अपान m। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है भैया? प्रोबेबल का मतलब होता है प्रायिकता जिसकी ज्यादा है। जाहिर सी बात है, अगर आप जैसे वो नहीं आजकल रील्स चल रही हैं, उनमें अगर आप, एक आदमी क्या करता है, इधर नाम ले लेता, कोई पन्ना ले लेता, उस पर कुछ लिख लेता, माँ लिख लिया, राम जी लिख लिया, कुछ, और इधर नोट ले लिया 2000 का, लोगों के पास लेके जाते हैं, या फिर एक झंडा ले लिया, इधर इधर नोट ले लिया, तो ज्यादातर लोग नोट ले लेते हैं। ठीक है, जो देशभक्त टाइप लोग होंगे वो क्या लेंगे, वो झंडा ले लेंगे। सर ठीक है, लेकिन रील्स में दिखाते हैं कि ज्यादातर लोगों ने पैसे ले लिए और चले गए। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या हो गया? पैसा हो गया आज की डेट में। आदमी कहता बाकी तो सब ठीक है, देशभक्त हम हैं, लेकिन दो यार पैसा, यार पैसा होगा
तभी चल पाएगा मामला। तो मोस्ट प्रोबेबल मतलब ज्यादातर जो गैस के अणु हैं कौन सी वेलोसिटी ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं, ज्यादातर के पास कौन सी वेलोसिटी है वही वेलोसिटी कहलाएगी। यानी अधिकतर गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है उसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। इसके लिए मैक्सवेल ने इक्वेशन दी √2RT/m। तो पहली थी 8RT/m, दूसरी थी 3RT/m और तीसरी है 2RT/m। अगर हम इन सबका रेशियो यानी औसत निकालें तो औसत निकालने के लिए हमने इसे सबको 3RT/m से भाग दे दिया। भाग दे दोगे तो यहां पे 1 आ जाएगा, ये हलो के 0.845 आ जाएगा और ये हलो के 0.667 हो जाएगा। ये तीनों वेलोसिटीज के बीच में रेशियो होता है। म्यू यानी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, बी बार यानी ये देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो गई BMP और तीसरी हो गई बी बार स्क्वायर यानी BRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तीनों का ये रेशियो होगा सर, ठीक है। उसके बाद मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन ला दिया है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आराम से समझिए इसे, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैक्सवेल ने क्या कहा, जब अंधाधुंध लोग टकराएंगे, पहले आराम से समझिए। तो पहले तक ये बात चल रही थी कि जब लोग टकराएंगे, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं जब वो आपस में टकराएंगे तो होगा कुछ नहीं। क्या मतलब, आएंगे टकराएंगे और वापस चले जाएंगे, ये बात चल रही थी। लेकिन मैक्सवेल ने कहा ऐसा नहीं है। मैक्सवेल ने कहा जब ये टकराएंगे तो टकराने में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। एक बात याद रखो, दो तरीके की टक्करें होती हैं, दो तरीके के कोलिजन होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है नॉन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक मतलब टकराए वापस चलेगा, नहीं खींचा छोड़ दिया वैसे ही आ गया, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन नॉन इलास्टिक में हीट का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो इन्होंने कहा कि भैया जब टक्करें होंगी तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। मान लिया ये हैं और ये हैं, आराम से समझो। मान लिया ये लोग टकराए तो मान लिया इनकी एनर्जी इनके पास चली गई, तो जिनकी पास एनर्जी चली जाएगी उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जिनके पास से एनर्जी चली जाएगी उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन अब एक गैस मॉलिक्यूल तो टकरा नहीं रहा होगा, पता नहीं कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे होंगे, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी कम हो जाएगी और बहुत सारे लोगों की एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी को इन्होंने कहा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। वेलोसिटी मतलब वेग, जिसके पास, अरे यार जाहिर सी बात है एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, जब हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो मेरी गति बढ़ जाएगी। अगर हमारे अंदर ऊर्जा ही नहीं है, हमें 20 दिन के लिए बंद कर दो, हम पड़े रहे, खाने को भी नहीं मिले, फिर हम जगह उठो और भागो, अबे गतिज ऊर्जा छोड़ो, ऊर्जा ही नहीं है मेरे पास। गतिज ऊर्जा क्या, ऊर्जा का ही तो फॉर्म है मेरे भाई। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इन्होंने कहा कि जब मॉलिक्यूल टकराएंगे तो क्या होगा, जिसके पास से ऊर्जा चली जाएगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जिसके पास पहुंचेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। यानी इस तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यही देखिए सब लिखा हुआ है यहाँ पे कि गैस मॉलिक्यूल के बीच होने वाला कोलिजन इलास्टिक नहीं होता, अर्थात कोलिजन के बीच एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, परंतु वो मॉलिक्यूल जिसे एनर्जी प्राप्त होती है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, जबकि गैस मॉलिक्यूल जो एनर्जी लॉस करते हैं उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। यही सब यहां पे लिखा हुआ है सर, ठीक है। मिलियंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कोलिजन में भाग ले रहे होते हैं, अतः गैस मॉलिक्यूल्स एक फ्रैक्शन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मतलब पूरे एक हिस्से की वेलोसिटी कम हो जाती है और एक हिस्से की वेलोसिटी बढ़ जाती है, अलग अलग होती है। और इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी है जो कहलाई है मैक्सवेल इक्वेशन। ये आपको पता होना चाहिए, हल्के में ना लेना मेरा भाई से। ये इक्वेशन है कि dNc/n बराबर 4 पाई m/2 RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस का mc²/2 RT c² dc। सर ये है मैक्सवेल की इक्वेशन, किसके लिए, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। इसमें कौन सी चीज क्या है अब यहाँ पे लिखी हुई है। DNc नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, n टोटल नंबर है, m मोलर मास है, T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को इन्होंने ग्राफ की सहायता से दिखाया है और वो ये ग्राफ है सर, ठीक है। कि मान लीजिए अब यहाँ पे से समझिए, ग्राफ किसके बीच में है, वेलोसिटी के बीच में है और मॉलिक्यूल्स के बीच में है। तो यहां पर देखिए सर, यहां पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास ये वाली वेलोसिटी है, तो ये कहलाएगी क्या, BMP यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इस तरीके से उन्होंने ये ग्राफ दिखा रखा है। ये 300 केल्विन टेम्परेचर का ग्राफ है और ये 600 केल्विन टेम्परेचर का ग्राफ है सर, ठीक। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर के साथ, ये इन्होंने समझा रखा है। कंक्लूजन की बात करें तो गैस मॉलिक्यूल्स के बहुत स्मॉल फ्रैक्शन वेलोसिटी बहुत कम होती है और कुछ की बहुत ज्यादा होती है। अधिकतर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इनके बीच की होती है, उसे ही हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। क्या मतलब कि बहुत सारे हैं जिनकी एनर्जी कम है, बहुत सारे हैं जिनकी ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर लोग कम ज्यादा में नहीं पढ़ते हैं, ज्यादातर मॉलिक्यूल इनके बीच में घूमते रहते हैं। उस वेलोसिटी को ही हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ सभी गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, टेम्परेचर मतलब किसी भी चीज को आप गर्म करोगे तो अणु तेज, अरे किसी के भी आगी लगाओगे तो वो कूदना शुरू कर देगा, तो किसी को भी गर्म करोगे तो तेजी से उसकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी सर, ठीक है। उसके बाद अगला आता है आइडियल एंड रियल गैसेस। आइडियल गैसेस क्या होती हैं, रियल क्या होती हैं, आपने पढ़ रखा है
वास्तविक और आदर्श गैसें आपने पढ़ रखा है, वो गैसें जो बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं, बायल और चार्ल्स लॉ को फॉलो करती हैं, क्या कहलाती हैं? आदर्श गैसें कहलाती हैं। और जो नहीं कर पाती हैं वो वास्तविक यानी रियल गैसेस कहलाती हैं। तो लिख दिया हमने यहाँ पे, वे गैसेस जो गैस लॉ को टेम्परेचर और प्रेशर की प्रत्येक रेंज में फॉलो करती हैं, क्या कहलाती हैं? आइडियल गैसेस कहलाती हैं, निम्न नियमों का पालन करती हैं। बायल्स लॉ क्या होता है? बायल्स लॉ होता है पी समानुपाती, पी व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे चोंच मत घुमाइएगा इसकी, ठीक है, ऐसे रखिएगा। ये P का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल है B के, आराम से समझो, तीन चीजें हैं, P है, V है, T है। तो P का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल B के, हमेशा दो चीजें होंगी, तीसरी नहीं होगी। जो नहीं होगी उसे कांस्टेंट बोल देंगे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर का मान वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बात खत्म। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर का मान वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई, बात खत्म हो गई, ठीक है। V को इधर भेजेंगे तो PB हो गया, समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा दें, यानी PB बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया सर, ठीक। इस तरीके का ग्राफ बनता है। P और 1/B के बीच का ग्राफ यह होगा, PB और P के बीच का ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा सर, ठीक है। ये किसके लिए है? बायल्स लॉ के लिए इस तरीके के ग्राफ बनते हैं। लिखा हुआ है आइडियल गैस के लिए PB वर्सेस P ग्राफ में एक बेस के पैरेलल व हॉरिजॉन्टल लाइन मिलनी चाहिए। यानी अगर आइडियल गैस है तो इस तरीके का या तो ग्राफ मिल जाए या फिर इस तरीके का ग्राफ मिल जाए, तो हम मान लेंगे कि वो गैस बायल नियम को फॉलो कर रही है और वो एक आइडियल गैस है। चार्ल्स लॉ का तरीका यह है, B और T समानुपाती हैं, तो हमने कहा B है, T है, मतलब P नहीं है तो P कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम का मान टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो T नीचे ले आओ तो B/T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया। तो B/T अगर ग्राफ खींचे B और T के बीच तो इस तरीके का अगर ग्राफ आता है मतलब वो आइडियल गैस है, वरना नहीं है सर, ठीक है। एक होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जब देखा कि यार दोनों गैसें फिट नहीं हो पा रही रियल और आइडियल गैसेस आपस में, तो एक फैक्टर रख दिया गया जिसे कहा गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसका मान होता है Z बराबर PB/nRT। अगर गैस आइडियल है, बाकायदा फॉलो कर रही है बायल चार्ल्स के नियम को, तो Z का मान 1 हो जाएगा और आदर्श गैस इक्वेशन हो जाएगी PB बराबर nRT। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर Z का कुछ मान होगा और चीजों को वैल्यू करेंगे। रियल गैसेस क्या होते हैं? आइडियल गैस एक काल्पनिक गैस, कोई भी चीज आइडियल नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप मेरे आदर्श हो, हर व्यक्ति की कुछ कमी होती है। कुछ लोग होंगे जो नेता बनना चाहते होंगे, मोदी जी को, मनमोहन सिंह जी को, जिसे भी आप आदर्श मानते हो, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। हर आदमी परफेक्ट, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? परफेक्शन इज द एंड ऑफ लाइफ, जिसे अलग अलग नामों से बोला जाता है। कोई उसे मोक्ष कहता है, कोई कैवल्य कहता है, बहुत सारे फैक्टर है, कोई निर्वाण कहता है, जो भी चीजें हैं सर, ठीक है। तो परफेक्ट नहीं हो सकता, तो रियल गैसेस आइडियल तो नहीं हो सकती 100%। तो क्या करते हैं? मान लेते हैं। किसे मान लेते हैं? 2-3 गैसें हैं जिन्हें हम लोग मान सकते हैं कि वो आइडियल हैं। जैसे परमानेंट गैसेस क्या होती हैं? ये गैसेस आसानी से लिक्विफाई नहीं होती, जैसे O2 है, N2 है सर, ठीक है। दो प्रकार की होती है, कुछ टेम्पररी गैसेस होती हैं जो हो जाती हैं, CO2, SO2, NH3, ये आसानी से लिक्विफाई मतलब द्रव की अवस्था में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी दोनों में फर्क क्या होता है? तो Z का फर्क है मेरे भाई। Z का मान अगर 1 होगा तो वो आइडियल गैस है, 1 से ज्यादा या कम है तो वो रियल गैस है सर, ठीक है। इस तरीके का फैक्टर आएगा, देखिए सर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेविएशन, ठीक है भाई, जरा देखो इसे आराम से। Z का मान ये है, यहां पर जो है वो 1 है। इस तरीके के ग्राफ को आप फॉलो करेंगे, Z की जो वैल्यू है वो यहां पे 1 है, इस तरीके। ये अगर ऐसा ग्राफ आ रहा, अभी हमने ऊपर दिखाया था, तो वो कैसी गैस होगी? आइडियल। लेकिन H2 के लिए ग्राफ ऐसा आता है, N2 के लिए ऐसा आता है और CO2 के लिए ऐसा आता है। H2 वाला तब भी देखो लगभग फ्लैट है, ये ऐसा है, ये ऐसा, यानी लगभग फ्लैट है, मतलब H2 को हम लोग आदर्श गैस मान सकते हैं, है नहीं है। देखिए ना ग्राफ में डेविएशन मतलब कितना फर्क आ रहा ग्राफ। तो अगर ऐसा ग्राफ है तो आइडियल है, लेकिन इसका ग्राफ तो ऐसा आ रहा है, इसका ऐसा आ रहा है, इसका ऐसा आ रहा है, तो इतना फर्क आता है N2, CO2 और H2 के बीच, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, पूरा यहां पे लिखा हुआ है, उसे आप पढ़ लेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए फिर वही है, टेम्परेचर का भी लगभग वैसे ही है। ये आइडियल गैस के लिए, बाकी ये ग्राफ इसके 200 केल्विन पे ग्राफ ऐसा आएगा, 100 पे इतना होगा, सॉरी 1000 पे इतना होगा, यानी आराम से समझिए 200 पे ऐसे है, 500 पे और 1000 पे ऐसे हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर जब बढ़ता जा रहा तो ग्राफ जो है वो आइडियल गैस के फ्लैट होता जाए। ये देखिए अगर और टेम्परेचर बढ़ा तो शायद ऐसे हो जाए, और बढ़ा तो ऐसे हो जाए, और बढ़ा तो शायद ऐसे हो जाए। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डेविएशन का जो मान है वो कम होता जा रहा है, ठीक है भाई। चलिए
तो इस तरीके की पूरी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। उसके बाद कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैसेस का बिहेवियर मोर आइडियल होता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे चीजें आइडियल होती चली जाएंगी। ठीक है भाई। कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कॉज क्या है इसका? तो देखिए भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के निम्न दो एजम्पशंस रियल गैसेस के लिए सही नहीं है। गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते, अर्थात इनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा घेरे गए वॉल्यूम की तुलना में गैस मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम बहुत कम होता है, ऐसा ये कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। यदि एजम्पशन ए सही है तो कूलिंग और कंप्रेसिंग करने पर गैसेस को लिक्विफाई नहीं होना चाहिए, परंतु गैसेस लिक्विफाई होती हैं। पहला क्या कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते ही नहीं हैं। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कह रही है कि गैस मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लोग इसे गर्म करते हैं या ठंडा, मतलब जब हम लोग इसे ठंडा करते हैं और दबाते हैं तो गैसें आपस में जुड़ जाती हैं और लिक्विफाई यानी द्रव की फॉर्म में आ जाती हैं। तो अगर वो जुड़ते ही नहीं है तो वो द्रव की फॉर्म में कैसे आ गए? इसका मतलब पहली गलती इनकी क्या है काइनेटिक थ्योरी की, कि ये लोग जुड़ते नहीं है। दूसरा कह रहे हैं गैस मॉलिक्यूल के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम की तुलना में गैस मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम बहुत कम होता है, कि भैया जितना भी टोटल वॉल्यूम है वो एक वॉल्यूम ना के बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि एजम्पशन भी सही है तो आइडियल गैस और रियल गैस दोनों का प्रेशर वॉल्यूम कर्व सेम होना चाहिए, लेकिन रियल गैस ऐसा नहीं होता, डेविएशन आता है दोनों के बीच में। इसका मतलब दूसरा एजम्पशन भी गलत है। तो इस तरीके की पूरी चीजें चली सर, ठीक है। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत समीप हो जाते हैं, अतः इंटरेक्ट करते हैं, गैस लिक्विफाई हो जाती है जैसा अभी आपने ऊपर बताया, और कम डेविएशन होता है और वो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करती हैं सर, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है वैन डर वाल्स इक्वेशन। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की दिक्कतें हैं उन्हीं को सही कर दिया वैन डर वाल्स ने, और क्या बताया इन्होंने? दी वैन डर वाल्स इक्वेशन। क्या होती है जरा समझो भाई। जो रियल गैस थी वो क्या थी? रियल गैस थी भैया पीवी बराबर nRT। आराम से समझिएगा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा प्रेशर जो है वो सेम होता है। वैन डर वाल्स ने कहा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। सुनिए, बाई चांस मान लिया ये है एक कोई कंटेनर है, ठीक है भाई, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, देखते रहिए भाई। तो अब क्या, हमने इसे गर्म करना शुरू किया। जब गर्म करना शुरू करेंगे हम लोग तो होगा क्या कि भैया यहां से मान लिया कोई मॉलिक्यूल है, वो यहां से गर्म होकर मान लिया भाप बन के ऊपर जाना चाह रहा, सुनिएगा। तो जब ये ऊपर जाना चाह रहा तो ये वाला जो है ये इसे इधर कहेगा भैया मत जाओ, नीचे वाले लोग इसे सब खींचेंगे। जो इसके तीन तरफ से मॉलिक्यूल होंगे वो कहेंगे मत जाओ, लेकिन जो ऊपर वाला होगा हिस्सा वहां पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा। सुनिए, तो यानी कारण क्या है? इन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि प्रेशर का कोई फर्क नहीं, लेकिन रियलिटी यह है कि ऊपर की तरफ कोई प्रेशर नहीं होगा और इस वजह से प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। वो कितना कम होगा? वो उन्होंने कहा इतना कम होगा, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? इतना ज्यादा होगा। और वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा? इतना कम होगा। कैसे होगा अभी समझाते हैं सर, ठीक है। यहां देखो क्या कहा इन्होंने कहा आइडियल गैस वाले में हम दो करेक्शन करेंगे वैन डर वाल्स ने। पहला है वॉल्यूम करेक्शन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अपना कोई आयतन नहीं होता है। मतलब ना, अगर सरल भाषा में कहें तो अगर एक कोई कंटेनर है, कोई बड़ा सा कंटेनर है, उसमें पूरी गैस भरी हुई है, तो अगर उसका एक जो मॉलिक्यूल है उसकी कोई औकात नहीं है, ना के बराबर, निग्लिजिबल। लेकिन ऐसा नहीं होता है जिसमें गैस मॉलिक्यूल उपस्थित। आइडियल गैस इक्वेशन में बी कंटेनर का वॉल्यूम है जो गैस मॉलिक्यूल्स की स्वतंत्र गति के लिए उपलब्ध होता है, परंतु ये एजम्पशन सही नहीं है। गैस मॉलिक्यूल का भी खुद का वॉल्यूम होता है। यहां देखो एक मिनट मेरे भाई, ये कह रहे हैं आइडियल गैस ने क्या कहा कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर ये मॉलिक्यूल है तो मान लिया इस कंटेनर का आयतन V है, तो ये मॉलिक्यूल V आयतन में गति कर सकता है, और इन्होंने समीकरण दी PV बराबर RT, ठीक, या nRT जो भी है। लेकिन वैन डर वाल्स ने कहा अरे यार इसकी खुद की भी तो कोई औकात है। मान लिया इसकी जो औकात है वो V है, तो ये इसे इतना पूरा आयतन कहां मिल रहा घूमने के लिए? इतनी जगह तो इसने खुद घेर ली, तो ये V माइनस B में गति कर सकता है। अरे यार इतनी तो जगह ये खुद घेर के बैठा हुआ है, तो ये कितने में गति कर सकता है? V माइनस B में गति कर सकता है। तो इन्होंने कहा ये V नहीं है, आप क्या करो यहाँ V की जगह पे V माइनस B लिखो ऐसे करके। और उसी तरीके से जब ये ऊपर जाना चाह रहा तो बाकी लोग इसे खींच रहे हैं, तो अब ऊपर कोई प्रेशर है नहीं, लेकिन ये बाकी लोग प्रेशर लगा रहे हैं। जो लोग यहाँ पे हैं उन पे चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, मतलब सैचुरेशन में, वो ना इधर जा सकता है, ना इधर, ना इधर, ना। लेकिन जो ऊपर है वो अगर जाना तो ऊपर तो कोई प्रेशर है नहीं, बाकी लोग उसे खींच रहे, तो उसे प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल रहा है, बढ़ा हुआ प्रेशर मिल रहा है। कितना? इतना। तो इन्होंने कहा प्रेशर थोड़ा बढ़ा दो, वॉल्यूम थोड़ा घटा दो, तब वो समीकरण बन जाएगी कौन सी?
आइडियल नहीं, रियल गैस समीकरण बन जाएगी सर, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने लिख दिया, सब्सट्रैक्शन होगा, बी में से बी घटा दिया, यानी आयतन हो गया V माइनस बी, ठीक है भाई। और उसी तरीके से जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, दिखाते हैं इस तरह आपको, ये देखिए इस तरीके का पूरा सिनेरियो। अगर यहां पर कोई है तो उसे कुछ प्रेशर नहीं, इधर से इधर चारों तरफ से प्रेशर लग रहा तो प्रेशर 0 है, लेकिन कोई अगर किनारे पे है तो पीछे से प्रेशर लग रहा तो बढ़ा हुआ प्रेशर होगा मेरे भाई, इसकी तुलना में इस पे प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि आगे कुछ है नहीं, सैचुरेशन नहीं है, तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। ये देखिए जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा, और इस तरीके से इक्वेशन निकल के आएगी कितनी, ये देखिए P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, वी माइनस का बी बराबर RT। ए और बी को हम लोग वान डर वाल्स कांस्टेंट कहते हैं, इनके ये मात्रक होते हैं ATM लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2 लीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बी का मात्रक, और इसकी ये विमा होती है सर, ठीक है। तो इन्हें आपको आराम से समझना पड़ेगा। वान डर वाल्स समीकरण क्या है, वान डर वाल्स ने थोड़ा सा शोधन कर दिया, थोड़ी सी शुद्धि ले आया उसमें, क्या कि V का मान थोड़ा सा कम होगा, P का मान थोड़ा ज्यादा होगा, और इक्वेशन बन जाएगी आदर्श गैस वाली वान डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है भाई। तो इसे आप आराम से समझ लें। ये नोट्स आपको कहां मिलेंगे, टेलीग्राम पे बी डिग्री इन BSc सर्च कर लेना भाई, ठीक है। बाकी जल्द ही हमारी एप्लीकेशन है, उस पर भी सारी चीजें, ये जब पूरे क्लासेस हो जाएंगे उठा के वहीं पे कैप्सूल कोर्स बना दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं बी डिग्री इन की कुछ मदद करना सर, तो सारे नोट्स वगैरह एक जगह पे पड़ जाएंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर तो सब फ्री है, हमने वादा कर रखा आपसे। उसके बाद आ जाता है क्रिटिकल फिनोमिनन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन लॉन्ग में आ सकता है 8 PCBC बराबर 3 RTC। जब आपका पेपर हो जाए तो कमेंट करके बताइएगा आया कि नहीं आया, ताकि बाकी लोगों की मदद हो पाए सर, ठीक है। आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, तो जरा देखिए, आसान है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं तथा इनके बीच फोर्स नहीं होता है, परंतु भैया जब जाहिर से दबाना शुरू करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तो फिर मजबूरी में वो लोग पास आना शुरू करेंगे। पास आना शुरू करते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और गैसें गैस अवस्था से लिक्विड अवस्था में यानी लिक्विफाई हो जाती हैं। आराम से लिखा हुआ है। परंतु एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर हाई प्रेशर अप्लाई करके भी सभी गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, यानी कुछ गैसें ऐसी होती तुम कितना भी दाब लगा लो, कितना भी ठंडा कर लो उन्हें, लेकिन वो लिक्विफाई नहीं होती। प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिसके नीचे कंपैरिजन के दबा कर उसे जो है गैस को लिक्विफाई किया जाता है। इस टेम्परेचर को ही हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल का लोग कहते हैं इनकी हालत बड़ा नाजुक है, क्रिटिकल है, तो यानी कुछ गैसें ऐसी होती हैं उनके लिए एक निश्चित टेम्परेचर में चाहिए है, अगर वो उस टेम्परेचर के नीचे नहीं जाओगे, उससे कम ठंडा नहीं करोगे, तब तक वो गैसें द्रव अवस्था में नहीं आएंगी। उस टेम्परेचर को ही हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं सर, ठीक है। और इसे कायदे लिखेंगे PC, तो प्रेशर, इधर देखिए आराम से, रुक जाओ यार, PC को क्या कहोगे, क्रिटिकल प्रेशर, उतना प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा, TC क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा, BC क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा, और ये पूरी फिनोमिनन क्या कहलाएगी, क्रिटिकल कहलाएगी, क्रिटिकल फिनोमिनन कहलाती है। देखिए लिक्विफिकेशन क्रिटिकल फिनोमिनन कहलाती है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, आइसोथर्म का मतलब होता है सरल भाषा में बताएं तो रुद्धोष्म। रुद्धोष्म मतलब ऊष्मा जब उन लोगों को सेम मिलेगी। तो CO2 के लिए कुछ ग्राफ हैं जो आपको देखने इस तरीके से बनेंगे सर, ठीक है। टेम्परेचर इनका अलग अलग है, ऊष्मा सेम, 48 डिग्री पे ऐसा होगा, 35 पे ऐसा होगा, 32 पे ऐसा होगा, 31 पे ऐसा होगा। इस तरीके के वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो कर्व इन्हें मिलेंगे हमने लेकर रखा है। जब BC कर्व होगा तो ये गैस होगी, CD होगा तो ये लिक्विड की स्टेट में आ जाएगी, D तो केवल लिक्विड होगी, और DE होगी तो कोई मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है भाई। इस तरीके की चीजें। उसके बाद ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, 8 PCBC बराबर 3 RTC, और बिल्कुल आसान भी है। देखो भैया कैसे करोगे। सबसे पहले अपने पास वान डर वाल्स गैस समीकरण है, क्या करा, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस बी बराबर RT। हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब अंदर इसे ब्रैकेटों को खोल दिया, ब्रैकेट खुला, P की B से गुणा हुई। देखो भैया कुछ बायोलॉजी वाले में होंगे शायद दिक्कत जाए तो बता देते हैं। P की B से PB, P की B से PB, इसकी इससे एक B कैंसिल हो जाएगा, इसकी इससे हो जाएगी सर, गुणा हो गई, ठीक। मल्टीप्लाई और इक्वेशन की कर दी हमने B स्क्वायर से। B स्क्वायर से गुणा करोगे, यहाँ पे B 1 है तो 3 हो जाएंगे। B स्क्वायर से करोगे, एक B कट गया तो AB रह जाएगा, B स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ B स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे P से, बहुत आसान है, P से हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया। सब जगह जहां जहां P था वो हट गया, बाकी P आ गया। रीअरेंज करा, अरेंज करा तो हमने इसे तृतीय घात की फॉर्म में लिया। पहले B की पावर 3 लिख लिया, फिर B स्क्वायर जहां भी था उसे कॉमन लेके एक जगह लिख लिया, फिर पहले B की 3 घात, फिर B की 2 घात, फिर B की 1 घात, फिर बचा हुआ जिसमें B की 0 घात है वो लिख लिया। कॉमन लेके B की 3 घात, 2 घात, 1 घात ऐसे करके बना लिया। ये हमने हो गया नॉर्मल कंडीशन।
अब हमने माना जब क्रिटिकल कंडीशन होगी तो P को हम लोग PC कहेंगे, क्रिटिकल प्रेशर, T को हम लोग TC कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। इन वैल्यूज को उठा के हमने इसमें रख दिया, वैल्यू को रखा, T की जगह TC, अभी B की जगह BC हमने नहीं रखा है, सिर्फ T की जगह TC और P की जगह PC रख दिया। इससे फायदा क्या हुआ, जब T की जगह TC है, P की जगह PC, तो B की जगह BC भी रखो। तो अगर BC को इधर ले आए तो B माइनस BC बराबर 0 हो गया। होल क्यूब करें तो B माइनस BC का होल क्यूब, 0 का क्यूब तो 0 ही होगा। A माइनस बी का होल क्यूब हमने फार्मूला खोल दिया। जब A माइनस बी का होल क्यूब हमने खोल दिया तो अब हम लोग करेंगे तुलना, B की पावर 3, B की पावर 3, B स्क्वायर, B स्क्वायर के साथ यहाँ ये चल रहा है, यहाँ B स्क्वायर के साथ ये 3BC चल रहा है, तो हमने इसे और इसे बराबर कर दिया। देखो 3BC इसके बराबर आ गया। ऐसे ही यहाँ B के साथ में 3BC स्क्वायर चल रहा है, या B के साथ A अपान PC चल रहा है, तो 3BC स्क्वायर A अपान PC हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट BC क्यूब है और यहाँ पे मतलब AB अपान PC है, तो BC क्यूब का मान AB अपान PC के बराबर हो गया। अब क्या किया हमने, इक्वेशन 6 वाले को 5 से डिवाइड कर दिया। 6 को 5 से हमने डिवाइड किया तो अपने पास आया BC का मान 3B आ गया। जो भी मान आया उसे उठा के हमने रख दिया इक्वेशन 5 में। जब 5 में रख दिया तो पूरा मान हमने हल किया, आ गया PC का मान। BC और PC जब आ गए, ये मान हमने उठा के रख दिया इक्वेशन नंबर 4 में, और सारे मान रखने के बाद अपने पास हल होकर आ गया 8PC BC बराबर 3RTC। ये देखो BC PC पहले तो हमने तीनों मान निकाल लिया। जब तीनों मान निकल आए अपने पास तो हमें सिद्ध करना है 8PC BC बराबर 3RTC। यहाँ पे हमने सारे मान रख दिए, 3BC का मान इतना होता, B का मान इतना, सारी वैल्यू हमने पुट की और प्रूव हो गया 8PC BC बराबर 3RTC। ऐसे ना करना जाना, ये आसान तरीका है। ऐसे ना करना जाना, यहाँ पे तीनों मान डायरेक्ट रख देना तब भी बराबर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, आसान करने के लिए एक इक्वेशन हमने जो ऊपर बना रखी थी कि 3BC जो है वो RTC अपान PC प्लस B के बराबर, यहाँ पे हमने सारे मान रख दिए, हल किया और ये निकल के आ गया। थोड़ा सा आप आराम से देखेंगे बैठ के तो कर लेंगे, बिल्कुल भी कठिन नहीं है सर, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कठिन लगाओ तो एक बार हम फिर बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बताओ, वैन डर वाल्स समीकरण लेना। ये देखो सबसे पहले वैन डर वाल्स समीकरण लेना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 पावर 2 पावर 1 पावर ये सब बना लेनी है। क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन लेनी है, BC का मान अभी नहीं रखना है, PC और TC का मान रख देना है, फिर B का मान रख के B माइनस BC का होल क्यूब खोलना है, 3 पावर 2 पावर 1 पावर सबकी तुलना कर लेनी है, इससे मान आपके पास निकल आएगा। समीकरणों को भाग देने के बाद PC BC TC तीनों, देखो PC BC निकल आया, मान रख के हमने क्या किया, TC का मान भी निकाल लिया, PC BC TC तीनों के मान निकाल लेने हैं, ये मान निकल के आ जाएंगे। ये हमें सिद्ध करना है 8PC BC बराबर 3RTC। BC वाली वैल्यू हमने ले ली, बाकी कांस्टेंट के मान इसमें रख के हल किया और फाइनली प्रूव हो गया 8PC BC बराबर 3RTC। यहाँ पे 3 लिखा हुआ, ये 3 नहीं है, C है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, और ये एक आखिरी टॉपिक है जो आपको पढ़ना बहुत आसान है। इस लॉ को वैन डर वाल्स ने बताया, ये लॉ सेट ऑफ रिड्यूस्ड वेरिएबल पर आधारित है। वैन डर वाल्स ने कहा कि अगर प्रेशर रिड्यूस्ड प्रेशर हम कहें तो P अपान PC की जगह पाई रख सकते हैं, B अपान BC की जगह फाई रख सकते हैं और T अपान TC की जगह थीटा रख सकते हैं। और फिर इन्होंने अपनी ही समीकरण को थोड़ा सा ठीक करा, ये इनकी समीकरण थी, इसे इन्होंने थोड़ा सा ठीक करा और इस तरीके से रखने के बाद इनकी ये समीकरण चेंज हो गई। इसमें पाई अपान 3 प्लस 1 अपान फाई स्क्वायर 3 पाई माइनस 1 बराबर 8 थीटा अपान 3। ये है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, ठीक है। यहां से अगला हम पूरा क्लास आपको करा चुके हैं और ये पूरी PDF आज शाम को आपको टेलीग्राम पे BD Academy BSc पे मिल जाएगी। अब इस पूरे में इंपॉर्टेंट क्या है वो भी समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेन फ्री पाथ 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, जो स्टार्टिंग में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक है। कोलिजन डायामीटर आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है सर। कोलिजन डायामीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये आप जरूर पढ़ें। मॉलिकुलर वेलोसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इस तरीके की चीज़ों को आपको पढ़ना है डिटेल में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जरूर देखें, लगभग ठीक ठाक चीज़ें ही हैं इसमें सर, ठीक है। उसके रियल आइडियल इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैन डर वाल्स इक्वेशन आपको पढ़नी है और पूरी डिटेल में पढ़नी है मेरे भाई। वैन डर वाल्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकती है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल फिनोमिनन पूरा पढ़ना है, लॉन्ग में आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8PC BC बराबर 3RTC। पूरी PDF में अगर आप कहो सर जी 2 ही इंपॉर्टेंट बताओ तो एक वैन डर वाल्स इक्वेशन और एक ये प्रूवमेंट 8PC BC बराबर 3RTC, ये दोनों लॉन्ग की औकात रखते हैं। शॉर्ट में कोलिजन डायामीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको पढ़ लेनी, यानी 4-5 क्वेश्चन आप इस यूनिट से पढ़ लेंगे, आपका काम चल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें इंपॉर्टेंट सारे क्लासेस हमने करा रखे हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए BD Academy BSc। फिर मिलते हैं हम आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।